आपका बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। विद्यार्थियों, हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी राजनीति विज्ञान विषय का जो सेकंड पेपर है, भारतीय राजनीति व्यवस्था, उसके फर्स्ट चैप्टर जो कि आप देख पा रहे हैं, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। तो इस पर हमारा डिस्कशन जारी है। बस अंतिम कुछ वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हम करेंगे, क्योंकि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन पर हमारा डिस्कशन अभी चल रहा है और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है ना। ये बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर आपके लिए इसलिए इतना थोड़ा सा लेंथी रूप से चल रहा है। हाँ, बाकी ये है कि हम बिल्कुल एंड की तरफ हैं। तो आइए आज के जो वीडियो की हम शुरुआत करेंगे। और आज हम, जैसा कि आपको पता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर हमारा डिस्कशन आरंभ हुआ था पिछले वीडियो में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पृष्ठभूमि मैं आपको बता चुका था, आंदोलन के कारण आपको बता चुका था। आज हम जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो पूरा विकास है, ठीक है, वो हम देखेंगे। और विकास को पूरा जो इसका कार्यक्रम, सबसे पहले भाई क्या कार्यक्रम रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, तो उसको हमने 3 चरणों में डिवाइड किया है। तो 3 चरणों में हम प्रथम चरण को आज डिस्कस करेंगे, तो उसका कार्यक्रम देखेंगे और फिर प्रथम चरण को डिस्कस करेंगे। तो और फिर नेक्स्ट द्वितीय और तृतीय चरण और आगे की बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आइए आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले वे साथी जो नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, वो सारी वीडियो पिछले जो भी हमने डिस्कस किया है क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, वो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट वो देख सकते हैं। वहाँ सारे वीडियो आपको क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में मिल जाएंगे। उसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें भी मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि जिस सविनय अवज्ञा आंदोलन के पृष्ठभूमि में मैंने आपको बताया था कि गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, वैसे 12 मार्च 1930 को इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उससे पहले लेकिन महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार से अपना एक 11 सूत्रीय मांग पत्र दिया था। आंदोलन की शुरुआत करने की चेतावनी दी थी कि आपने अगर सुधार नहीं किए, हमारी मांगें नहीं मानी। तो उसमें 11 जो सूत्रीय मांग पत्र उन्होंने 2 मार्च 1930 को, मतलब आंदोलन शुरू करने के 10 दिन पहले, उन्होंने 2 मार्च 1930 को तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उन्हें एक 11 सूत्रीय मांग पत्र दिया था और उसमें 11 मांगें मुख्य रूप से रखी थी। और यही जो 11 मांगें थी वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो संपूर्ण कार्यक्रम के आधार थी। मतलब इन मांगों को लेकर पूरा जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया था वो इन मांगों पर ही आधारित था। तो यहाँ मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो मांगे मैं आपको बताऊंगा आगे। तो यहाँ आप ये देख पा रहे हैं 11 पॉइंट। तो ये 11 मांगे उस 11 सूत्रीय जो मांग पत्र लॉर्ड इरविन को दिया था महात्मा गांधी ने, वो 11 मांगे आप देख पा रहे हैं। तो ये 11 मांगों में आप विद्यार्थियों देख पा रहे हैं, जैसे कि पहला पूर्ण शराब निषेध, मतलब जो शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। ठीक है, तो पहली मांग उनकी ये थी। दूसरा, भू लगान आधा कर दिया जाए। जो टैक्स, जो लगान किसानों से कर के रूप में लिया जाता था कि वो काफ़ी ज़्यादा लिया जाता था, तो ये दूसरी मांग करी थी उन्होंने कि भू लगान जो है वो आधा कर दिया जाए। और भू लगान को सीधा ब्रिटिश सरकार की बजाय जो विधानमंडल थे, जिसमें भारत के प्रतिनिधि भी थे, तो विधानमंडल के क्षेत्राधिकार में वो जो भू लगान की जो व्यवस्था है, वो अधिकार वो विधानमंडल के हाथों में दिया जाना चाहिए, सीधा ब्रिटिश सरकार के हाथों में नहीं, क्योंकि बहुत बोझ किसानों पर इससे पड़ रहा था। तीसरी जो मांग उनकी थी कि आत्मरक्षा के लिए जो अधिकार रखने के जो नियम हैं वो व्यापक कर दिए जाएं, क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ था। बहुत संकुचित, बहुत कठोर नियम थे। मतलब कोई भी व्यक्ति आत्मरक्षा, कोई हथियार नहीं रख सकता था आत्मरक्षा के लिए भी। तो यहाँ ये भी इनकी मांग में शामिल था कि आत्मरक्षा के लिए जो हथियार रखने के जो नियम हैं उन्हें थोड़ा सा खोल दिया जाए, व्यापक कर दिया जाए, उन्हें थोड़ा लचीला बना दिया जाए। ठीक है।
नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हैं, अगला जो मांग थी कि चौथी मांग कि सेना के खर्च में जो कमी कर दिया जाए, और कितनी, कम से कम आधी, जो 50% की कमी सेना, क्योंकि जो ब्रिटिश सेना जो थी, मतलब पूरा खर्च भारत के पैसों से ही होता था। तो ये बड़ी विडंबना थी कि भारत भारतीयों को दबाने के लिए ही और भारत के लिए भारत के पैसों से ही एक तरह से पूरी सेना पर जो खर्च, काफ़ी बेतहाशा पैसा खर्च किया जा रहा था, तो सेना के खर्च में न्यूनतम कम से कम 50% की जो कमी है वो किए जाए। पांचवा जो आप देख पा रहे, बहुत महत्वपूर्ण ये मांग थी कि नमक कर समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि नमक जो पर काफ़ी टैक्स लगाया जाता था और कोई बना नहीं सकता था, नमक बनाने पर भी टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, तो नमक कर को समाप्त कर दिया जाए, और ये तो मुख्य आधार था ही। आपको पता है कि नमक कर को लेकर ही बिल्कुल स्टार्टिंग में जो नमक सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया था, और उन्होंने दांडी यात्रा भी की थी, आगे हम देखेंगे। तो ये भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण मांग थी उनकी। छठा जो आप देख पा रहे हैं कि उच्च अधिकारियों की वेतन में कमी की जाए, क्योंकि ब्रिटिश जो उच्च अधिकारी थे उनको काफ़ी वेतन दिया जाता था भारतीय पैसे से ही, तो वो जो उन उच्च अधिकारियों की वेतन में कमी कर दिया जाए। सातवां जो आप देख पा रहे हैं कि विदेशी जो वस्त्र हैं उनके आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि जो काफ़ी रेवेन्यू, काफ़ी जो कच्चा माल यहाँ से ब्रिटिश सरकार इंग्लैंड ले जाती थी और वहाँ से पका हुआ माल के रूप में, वस्त्र के रूप में यहाँ बेचती थी। तो वो उससे होता ये था कि जो भारतीय जो लघु कुटीर उद्योग थे वो काफ़ी मतलब एक तरह से चरमरा गए थे, तो इससे काफ़ी नुकसान था, काफ़ी जो अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ा था। तो ये भी मांग थी कि जो विदेशी वस्त्रों पर जो उनके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। आठवां पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि व्यापार संरक्षण कानून पारित किया जाए, मतलब भारत का जो व्यापार है, भारत के जो लघु उद्योग, कठोर उद्योग, भारत के जो व्यापारी है, तो उनका संरक्षण किया जाए। ब्रिटिश जो व्यापारियों पर एक तरह से, क्योंकि वो ज़्यादा फायदा उठा रहे थे, तो भारतीय व्यापार, भारतीय जो व्यापारियों को बढ़ावा मिले, तो उसके लिए व्यापार जो संरक्षण कानून पारित किया जाए। नेक्स्ट जो नौवां आप देख पा रहे हैं कि जितने भी जो राजनीतिक कैदी हैं उनको छोड़ दिया जाए। राजनीतिक कैदी मतलब जो ब्रिटिश सरकार उनको गिरफ्तार कर लेती थी, भारतीयों जो विरोध करते थे सरकार के या कोई आंदोलन करते थे उनको, तो उन राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए, ये भी एक मांग थी। 10वां आप देख पा रहे हैं कि जो निर्वासित भारतीय, मतलब जिन भारतीयों को मतलब देश निकाला कर दिया था ब्रिटिश सरकार ने, भारत से बाहर भेज दिया था, निर्वासित कर दिया था, तो उनको देश में वापस आने दिया जाए, ये भी एक मांग उसमें थी। 11वां आप देख पा रहे हैं कि गुप्तचर पुलिस को हटा दिया जाए, ठीक है, या फिर उस पर जनता का नियंत्रण स्थापित किया जाए, क्योंकि गुप्तचर पुलिस के द्वारा जो भारतीयों की जो मंशा थी, मतलब वो किस प्रकार ब्रिटिश सरकार का विरोध आंदोलन, तो वो गुप्तचर जो पुलिस के माध्यम से ब्रिटिश सरकार तक पूरी बात पहुंच जाती थी। तो ये भी एक मांग थी, गुप्तचर जो पुलिस है उनको हटा दिया जाए या फिर उस पर जनता का कंट्रोल स्थापित किया जाए। तो विद्यार्थियों, ये जो 11 मांगे आप देख पा रहे हैं, मतलब यही पूरे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम का आधार रही। तो विद्यार्थियों, ये कार्यक्रम के बाद अब हम देखते हैं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का विकास कैसे हुआ। पूरा बेसिक पृष्ठभूमि तो हमने जान ली थी पिछले वीडियो में, लेकिन किस किस तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 12 मार्च 1930 को औपचारिक रूप से एक तरह से मतलब वहाँ से जो दांडी यात्रा से आरंभ होता है, तो वो किस प्रकार आगे वो चलता है, 1934 तक जो चलता है, 1934 में समाप्त होता है, तो पूरी जो विकास प्रक्रिया है वो हम देखेंगे। विद्यार्थियों, यहाँ आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो विकास है, उसकी प्रगति है, उसको हमने 3 चरणों में डिवाइड किया है, ठीक है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, 3 चरणों में हमने डिवाइड करके उसको समझेंगे। तो प्रथम चरण में तो आंदोलन का आरंभ 1930, ठीक है, 1930 में आंदोलन का आरंभ हुआ। फिर द्वितीय चरण आंदोलन का पुनः आरंभ, मतलब ये बताऊंगा मैं आपको किस प्रकार आंदोलन बीच में रुक गया था, लेकिन वापस एक तरह से आंदोलन का पुनः आरंभ, ठीक है, ये 1932 में हुआ। फिर तीसरा जो इसी आंदोलन के रूप में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ हुआ और ये चला 1934 तक, ठीक है।
1933 से 1934, और फिर 1934 में आंदोलन समाप्त हो गया। तो ये 3 चरणों में हम आगे इनको डिटेल से देखेंगे, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। आज के इस वीडियो में हम पहले प्रथम चरण की बात करते हैं कि किस प्रकार शुरुआत में जो प्रथम चरण क्या रहा इसका, प्रथम चरण के अंतर्गत क्या क्या घटनाएं हुई, किस किस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ा। आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, प्रथम चरण को लेकर ये सारे पॉइंटों के माध्यम से हम प्रथम चरण को समझेंगे कि किस किस तरीके से ये आंदोलन जो चला शुरुआत में। ठीक है, तो पृष्ठभूमि हमने पहले देखी। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 12 मार्च 1930 को जो लॉर्ड इरविन को जो एक मांग पत्र भी दिया था और उसमें चेतावनी दी थी कि अगर आप इन मांगों को नहीं मानेंगे तो हम फिर नमक सत्याग्रह का आरंभ करेंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ होगा। 12 मार्च 1930 की इसकी शुरुआत होगी। तो अंग्रेज़ों ने उन मांगों को नहीं माना, तो एक औपचारिक रूप से 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने जो दांडी यात्रा आरंभ की, नमक सत्याग्रह किया। इसके बारे में वैसे मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर मैं संक्षेप में बता रहा हूं वापस कि नमक सत्याग्रह आपको पता है कि इसके लिए, क्योंकि जो महत्वपूर्ण ये नमक कानून पर जो विरोध चल रहा था उस समय, तो उन्होंने चूज किया और सबसे पहले यही जो कानून, क्योंकि ब्रिटिश कानूनों को सविनय तरीके से तोड़ना था, तो नमक कानून को तोड़ने का फैसला किया, नमक सत्याग्रह किया। तो यहाँ इसमें हुआ ये सबसे पहले कि गांधी जी स्वयं और अपने 78 अनुयायियों के साथ वो 12 मार्च 1930 को उन्होंने अपने जो साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा आरंभ करी। लगभग 200 मील की यात्रा उन्होंने 24 दिनों में पूरी करी और 5 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुँचे और वहाँ समुद्र के किनारे जाकर वहाँ नमक इकट्ठा किया, नमक बनाया और उस प्रकार उस कानून को तोड़ा। तो वो 6 अप्रैल को उन्होंने ऐसा किया, तो यहाँ नमक कानून तोड़ा। तो इससे हुआ ये कि पूरे देश में नमक सत्याग्रह का आगाज़ हो गया। मतलब यहाँ उन्होंने उसकी शुरुआत कर दी और फिर जितने भी जो समुद्र किनारे जो प्रदेश थे, चाहे हम बात करें बंगाल और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, मुंबई, तो यहाँ पर सब जगह फिर जो सत्याग्रही थे उन्होंने जो नमक उन्होंने भी इकट्ठा किया बना के और उस कानून को तोड़ना आरंभ किया। तो नमक सत्याग्रह पूरे देश में इस कानून का उल्लंघन होना शुरू हो गया। तो एक तरह से ये सत्याग्रह आरंभ हो गया था। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण जो इसी आंदोलन के तहत, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत शांतिपूर्वक तरीके से जो होना ही था, तो उसके लिए जो शराब विरोधी, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण मांग थी, 11 सूत्रीय जो मांग पत्र था उसमें, तो शराब विरोधी आंदोलन हुआ। इसमें हुआ ये कि जो इसमें महिलाओं की बड़ी महत्वपूर्ण भागीदारी रही और महिलाओं ने जितनी भी जो अंग्रेजी शराब की दुकानें थी उन पर धरना दिया, उनका विरोध किया। अकेले दिल्ली में 1000 से भी ऊपर जो शराब विरोधी जो शराब की दुकानें थी उन पर धरना दिया और प्रदर्शन किया उनके विरोध में और उनको बंद करवाया। तो शराब विरोधी आंदोलन भी इसका एक महत्वपूर्ण जो पक्ष था और उसमें महिलाओं की बहुत अच्छी खासी भागीदारी रही। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि विदेशी वस्त्रों का पूर्ण बहिष्कार इसमें किया गया, क्योंकि ये काफ़ी जो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर, भारतीय किसान, मजदूर, गरीबों पर काफ़ी फ़र्क पड़ रहा था। क्योंकि जो अंग्रेजी सरकार की ये नीति थी कि वो कच्चा माल यहाँ से ले जाते थे और वहाँ से जो उसको वस्त्रों के रूप में, कपड़े के रूप में फिर यहाँ आके बेचते थे। तो उससे भारतीय अर्थव्यवस्था को काफ़ी झटका पहुँच रहा था। सस्ते दाम में ले जाते थे और महंगे दामों में यहाँ कपड़े बेचते थे। तो इससे जो भारतीय जो अर्थव्यवस्था, व्यापार, किसान, मजदूर, सबको काफ़ी, क्योंकि रोजगार नहीं था, छिन गया था। यहाँ की जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, उनको काफ़ी इससे नुकसान हुआ था, व्यापारियों को। तो उसके लिए ये इस आंदोलन का हिस्सा था कि विदेशी जो वस्त्र थे उनका पूर्ण बहिष्कार किया गया। और इससे हुआ ये कि जो विदेशी मिलें थी वो काफ़ी ठप हो गई और जो भारतीय जो मिलें थी, देशी मिलें थी, वो काफ़ी प्रगति कर गई। उन्होंने काफ़ी मतलब वहाँ काम चालू हो गया। तो ये इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ा। तो ये भी इसमें जो रहा प्रथम चरण में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें रहा करबंदी आंदोलन रहा। करबंदी आंदोलन मतलब जो भू लगान दिया जाता था, किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। किसानों ने टैक्स देने से मना कर दिया, टैक्स व्यापारियों ने टैक्स देने से मना कर दिया, मतलब हम कर नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे। तो वो भी आंदोलन काफ़ी ज़ोर शोर से चला। इस आंदोलन का वो प्रथम चरण के तहत इसमें काफ़ी भूमिका रही किसानों की। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये सारा जो अपने उस कार्यक्रम के आधार पर प्रथम चरण में सारी गतिविधियां रही।
इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत। अब इसके जवाब में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, काफ़ी दमन चक्र चलाया। आइए देखते हैं हम किस प्रकार ये आगे ब्रिटिश सरकार ने कार्रवाइयाँ करी इस प्रथम चरण में जो जितनी भी गतिविधियाँ हुई उसके जवाब में। तो विद्यार्थियों, ये आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो सरकार का दमन चक्र चला, मतलब क्योंकि आंदोलन काफ़ी प्रगति पर चल पड़ा था और काफ़ी सपोर्ट जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इसको लेकर मिल रहा था, काफ़ी भागीदारी मिल रही थी। इससे पहले भी जो असहयोग आंदोलन में भागीदारी मिली थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा अब यहाँ हर वर्ग की, किसान वर्ग, व्यापारी, श्रमिक, विशेषकर महिलाओं की काफ़ी अच्छी खासी भागीदारी रही। तो कहने का मतलब काफ़ी लोकप्रिय आंदोलन हो रहा था। तो ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन का दमन करने के लिए फिर अपनी कार्रवाई करी। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे महात्मा गांधी, नेहरू जी, तो उनको गिरफ्तार कर लिया। 16 अप्रैल को तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को बंदी बनाया और फिर 4 मई को उन्होंने महात्मा गांधी को बंदी बना लिया, गिरफ्तार कर लिया उन्होंने, कि जो कि क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था। ठीक है। और उन्होंने फिर ये किया कि जितने भी जो सत्याग्रही भाग ले रहे थे आंदोलन में, जो चाहे वो सरकारी कानूनों को तोड़ रहे थे, चाहे वो नमक कानून को तोड़ना या अन्य जो ब्रिटिश भारतीय विरोधी जो कानून था उनको तोड़ना हो, चाहे शराब विरोधी आंदोलन, चाहे वो किसानों, मजदूरों और व्यापारियों के द्वारा जो लगान, जो भू लगान या टैक्स नहीं दिया जा रहा था, करबंदी का जो कार्यक्रम था, तो मतलब सबको कुचलना, निर्ममता से कुचलना आरंभ किया। मतलब एक तरह से आंदोलन को निर्ममता से कुचलना आरंभ कर दिया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है। इसी के जो दरमियान उन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को एक तरह से बलपूर्वक तो दमन करने की कोशिश करी, उसके अलावा कई प्रकार के जो तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने कई अध्यादेश जारी किए, जिससे कि जो भारतीयों को एक तरह से शिकंजे में कसा जा सके, वो आंदोलन को दबाया जा सके। कई प्रकार के जो अध्यादेश जारी किए गए, कानून के द्वारा भी और बल के द्वारा भी, दोनों तरीके से आंदोलन को दबाने का उन्होंने प्रयास किया था। इसके अलावा जो जितने भी जुलूस हो रहे थे, सार्वजनिक सभाएं हो रही थी, बहिष्कार, जो धरना प्रदर्शन, विरोध आंदोलन हो रहे थे, उनको भी उन्होंने जो गोलियों का प्रयोग किया, लाठियों का प्रयोग किया, बलपूर्वक तरीके से उन सारी धरना प्रदर्शन, जो विरोध, उनको सबको उन्होंने दबाने का प्रयास किया। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा नहीं और आंदोलन, जितना अंग्रेज सरकार दबा रही थी, आंदोलन को कुचल रही थी, दमन कर रही थी, उतना ही जो लोगों में जोश बढ़ रहा था और आंदोलन आगे जारी था, उतना ही तीव्र होता जा रहा था। ब्रिटिश सरकार को फिर आगे अंततः उन्होंने एक दूसरा रवैया अपनाया। उनको ऐसा लगा कि आंदोलन तो और तीव्र होता जा रहा है, तो फिर उस सारी बात को देखते हुए महात्मा गांधी से जो ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि ने, उन्होंने बात करी कि आप एक ठीक है समझौता कीजिए, कुछ बातचीत के लिए उन्होंने आमंत्रित किया और उसके लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन आपको पता है हुआ, जो कि जैसे उसमें जो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो नवंबर 1930 से हुआ और वो चला जनवरी 1931 तक। तो उसमें भी कुछ नहीं हुआ, उसमें तो हालांकि भागीदारी नहीं हुई, गांधी जी कोई नहीं गया और गांधी जी नहीं गए उसमें। उसके बाद फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन फिर जो दिसंबर 1931 में हुआ, उसमें जरूर गांधी जी ने भाग लिया, लेकिन उसमें कोई निर्णय नहीं हो सका। उसमें सरकार भी अपने अड़ियल रुक रही और महात्मा गांधी जी, मतलब जो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में वो गए, तो कोई कुछ मतलब निर्णय कुल मिला के नहीं हो पाया और असंतुष्ट होकर महात्मा गांधी भी भारत लौट गए। सरकार ने फिर देखा कि इस बातचीत के द्वारा भी जो आंदोलन को नहीं रोका जा सका है, तो उन्होंने पुनः जो अपना जो दमन चक्र है उसको आरंभ कर दिया। वापस आंदोलन को दबाने के लिए उन्होंने वो जो दमनात्मक जो रवैया है वो अपनाना शुरू किया। ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने आंदोलन को एक तरह से कुचलने का जो प्रयास, क्योंकि काफ़ी तीव्र ये हो चुका था आंदोलन। तो विद्यार्थियों, ये आपने देखा प्रथम चरण। अब आगे आंदोलन कैसे बढ़ा वो हम आगे देखेंगे। आज के वीडियो में तो बस हम इतनी ही चर्चा करेंगे, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा नहीं। तो प्रथम चरण को हमने देखा कि किस तरीके से आंदोलन की एक बेहतर शुरुआत हुई, काफ़ी
जो लोगों की भागीदारी रही, महिलाओं की भागीदारी रही, ब्रिटिश सरकार ने पूरा पूरा उसको दमनात्मक रवैया अपनाने का प्रयास किया, बातचीत का भी कोशिश करी, लेकिन सफल नहीं रही बातचीत। आगे किस तरीके से आंदोलन का विकास हुआ, आंदोलन की प्रगति हुई, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आशा है आपको ये जो हमने आज देखा, आंदोलन के कार्यक्रम को हमने पूरा समझा, उसकी जो पूरी मांगे देखी, क्या क्या उनकी मांगे थी, और प्रथम चरण में किस प्रकार आंदोलन ने प्रगति करी, वो हमने देखा। तो अंत में विद्यार्थियों, आपसे यही अपील कि बस आप इन वीडियोस को आप स्वयं भी इनका लाभ लेते रहें और अन्य जो विद्यार्थी हैं उनको भी साझा करते रहें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर देवें। प्रतिक्रिया आप नहीं देते हैं और कुछ आप अभी इतना सीरियस भी नहीं लग रहे हैं पढ़ाई के प्रति, तो आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि समय बीता जा रहा है और आप इनका अगर प्रयोग नहीं करेंगे, सही समय का सदुपयोग नहीं करेंगे, तो आप अभी जो आपके लिए इतना बेहतर मौका है घर बैठकर तैयारी करने का, तो कम से कम, और आपके लिए इतनी जो मेहनत की जा रही है फैकल्टीज़ के द्वारा सभी विषयों की आपको घर बैठकर तैयारी करवाई जा रही है, तो आप जो इनका पूरा पूरा लाभ उठाएं और अन्य विद्यार्थियों को भी सूचित करें। इन वीडियो से पूरी सारी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से आप उनको सुनें, उनको देखें, पूरे जो नोट्स आपको पीपीटी के रूप में प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनको आप नोट करें, उनको अच्छे से याद करें क्रमबद्ध तरीके से। सारा पॉइंट, आपको कुछ मेहनत करने की अलग से ज़रूरत ही नहीं है, आपको कुछ नोट्स बनाने ही नहीं है, कंप्लीट नोट्स आपको यहाँ दिए जा रहे हैं। बस आपको इन वीडियोज़ को जो अच्छे से सुनना है, देखना है अच्छे से। अगर आप इन वीडियो को भी तैयार करते हैं, नोट्स को आप प्रिपेयर करते हैं प्रॉपर जो जिस तरीके से आपको दिए जा रहे हैं, तो आपको अलग से कोई किताब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। तो आशा है आप इनका बेहतर तरीके से उपयोग करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।